हमारे रोहतक की भी बात करें तो हमने करीब 10 दिन पहले मज़दूरों का सर्वे करवाया था। आज तक उनको सूखा राशन नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम कॉमरेड इंद्रजीत सिंह से कि जिस तरह से भारत देश में कोरोना महामारी फैल रही है और सरकार की प्राथमिकताएं जो स्पष्ट नज़र आ रही हैं। मज़दूर सड़कों पर हैं, उनको उचित राशन नहीं मिल रहा है, उनको मतलब भूखे मर रहे हैं, वो कई कई घंटे लाइन में लग के उनको खाना मिल रहा है। और हमारे रोहतक की भी बात करें तो हमने करीब 10 दिन पहले मज़दूरों का सर्वे करवाया था। आज तक उनको सूखा राशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने निशाना पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी कोरोना महामारी जिस तरह से फैली है और उसमें सरकारों की प्राथमिकता क्या है, अलग अलग राज्यों की भी सरकारों की और केंद्र सरकार की, वो स्पष्ट नज़र आ रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो पक्ष हैं। एक तो इतनी बड़ी महामारी की जो चुनौती पूरे देश के सामने थी, उससे निपटने के लिए जितना इसके अंदर देरी हुई है वो तो एक अपनी जगह है। अब जितना भी 1.5-2 महीने से देखा जा रहा है ये लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद, तो उस पर अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन बात दूसरी ये है कि सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती थी, ख़ास तौर पे उस जनता के प्रति जो कुल मिलाकर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और कमज़ोर जो रखे गए हैं, करोड़ों करोड़ लोग जो हैं, जो सुबह काम करते हैं और शाम को चूल्हा जलता है, और वो जो लाखों की संख्या में अपनी जगह पे अटक गए, ख़ास तौर पे जो अपने प्रदेशों से बाहर थे, अपने घरों से बाहर थे और वो जो आज तक भी लौट नहीं पाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिससे प्राथमिकता के स्तर पे निपटा जाना चाहिए था। और इसको जो कोरोना के खिलाफ संघर्ष है पूरा का पूरा, और उसकी जो रणनीति है उसका हिस्सा ही मान के चला जाना चाहिए। अगर आप उनको मान लो भोजन भी तक देने की स्थिति में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन का प्रभाव भी घटेगा। यानी वो अगर इधर से उधर दर दर भटकते रहेंगे, 1-2-4 किलो आटे के लिए कभी इधर जाएंगे, कभी राशन के डिपो के ऊपर जाएंगे, कभी OMC के यहाँ जाएंगे, या कभी किसी और जगह जाके हाथ फैलाएंगे। ये वास्तव में इसने एक चीज़ को बेनकाब किया है, और वो ये है कि जो आम जनता है ना, उसने अपने स्तर के ऊपर तो बहुत कुछ किया है इन लोगों को राहत पहुंचाने का, जहां तक इनकी देखभाल करने का ताल्लुक था। लेकिन जो सरकार के स्तर पे होना चाहिए था ना, दरअसल उसके ऊपर बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो सरकार के खजाने में पैसा है वो भी तो जनता का ही है ना, उसको कोई इस तरह खैरात की तरह से देखा जाए वो भी उचित नहीं। तो न केवल जो प्रदेश सरकारें हैं उनके साथ एक तरह का भेदभाव हो रहा है, और GST तक का हिस्सा उनको नहीं दिया जा रहा, जो कि सबसे ज़्यादा अगर मान लो इस बीमारी से लड़ने के तरीके के रूप में जो आम जनता की देखभाल कर रहे हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे राज्य सरकारों के ऊपर आके पड़ा हुआ है, और उनको आप दे नहीं रहे हैं कुछ। जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषणा की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, वो तो लगभग सारा का सारा धनराशि जो है वो स्वास्थ्य के जो ढांचागत स्थापना की जानी है इसके संदर्भ में, महामारी के संदर्भ में, उसमें लग जाना है। बाकी जो अगर देखा जाए तो उसको भी मिला के, कुल मिला के हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको GDP कहते हैं, उसका 1% भी खर्च नहीं किया गया उसके ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबसे नीचे हैं हम उस खर्चा करने में। और अगर इसी संदर्भ में ये भी देखा जाए कि तो पिछले ही दिनों कोई एक RTI
मांगी गई आरबीआई की तरफ से, आजकल वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो रुख पता चलता है ना सरकार का कि आरबीआई ने कुछ जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, जिनको ख़राब खाते कहते हैं, एनपीए कहते हैं, बैड लोन्स कहते हैं, उनके 67,700 करोड़ रुपए, 68,600-700 करोड़ रुपए जो हैं, जो कि कोई छोटी रकम नहीं होती है, वो बट्टे खाते में डाल दी। तो जो सरकार यानी इस चीज़ को ये दर्शा रहा है कि जो डिफ़ॉल्टर लोग हैं, प्रभावशाली जो लोग हैं, उनके तो बट्टे खाते डालते हुए वो देर नहीं लगाते हैं, और आम जनता के ऊपर जब खर्च करने की बात आती है तो उनकी ये स्थिति बन जाती है कि आप हरियाणा सरकार का कल का ही निर्णय देखें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालेंगे। हालांकि सच्चाई है, नौकरियां पहले भी नहीं निकाल रहे थे, परंतु अब इसकी बैकग्राउंड में, इसकी पृष्ठभूमि में आप नाम भी नहीं लेंगे नौकरी निकालने का। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी की मांग भी नहीं की जा सकेगी। वो ऐसा करना चाहते हैं। या मान लो कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया, या उनकी एलटीसी बंद कर दी, या किसानों से भी आप लेना चाहते हैं उनकी फसल बिक्री के ऊपर। ये कर्मचारी तो वैसे भी दे ही रहे हैं, जो मौजूदा हैं वो भी, जो रिटायर्ड हैं वो भी, सभी ने अपना पैसा कटवाया है। तो या तो आप मतलब एक बात बताइए ना कि कुल मिला के आर्थिक स्थिति क्या है सरकार की, कितना खजाने में पैसा है, लॉकडाउन के चलने के बाद जो सारी प्रक्रियाएं बंद हुई हैं उससे उस खजाने के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, और कितना खर्च हो रहा है, और कहाँ से उसकी पूर्ति हो रही है। जनता ने अपनी तरफ से जो स्वेच्छा से दिया है वो कितना है। किसी भी तरीके की पारदर्शिता हो, उसके ऊपर कोई कदम आधारित हो तो वो समझ में आने वाली बात है। अब कितने 14-15 करोड़ तो अब तक बेरोजगारी की दर पहुंच चुकी इसकी वजह से, और इसके जो परिणाम पड़ने वाले हैं सामने आने वाले दिनों में वो अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस आर्थिक बहाली के लिए क्या योजना बना रखी है, वो कुछ भी तो सामने नहीं है ना। ये जो बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है कि आप अगर उसकी आड़ लेके ये जितना भी जन कल्याण के कार्य होते हैं या जितनी भी कल्याणकारी स्कीमें होती हैं, अगर उन्हीं के ऊपर कट मारेंगे तो कुल मिला के बात तो वही हो गई है कि आम जनता जो पहले से इस व्यवस्था का शिकार है, उसी के ऊपर आप और भी ज़्यादा अगर मार डालते हैं जो कि वो झेल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदले। जो भी सबसे ज़्यादा जो रुख होना चाहिए वो केवल कोरोना से लड़ने की ही बात हम नहीं कर रहे, वो तो है ही है अपने आप में ज़रूरी कि आम जनता जो गरीब लोग हैं, किसान मजदूर हैं, देहात की जनता है, वो प्राथमिकता पर आना चाहिए। उनकी जो रोजी रोटी है, उनका जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो सवाल है, इसके अतिरिक्त ये भी ज़रूरी है कि अगर इनको नहीं संभाला जाएगा प्राथमिकता के आधार के ऊपर तो आप इस अर्थव्यवस्था को बहाल नहीं कर सकते हो। और ये कोरोना से पहले से भी अर्थव्यवस्था संकट में है, और उसका मुख्य कारण यही था कि नीचे जो है आम जनता के अंदर, किसान मजदूरों के अंदर मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, तो वो खर्चने को पैसा नहीं है जेब में, तो ज़रूरत की चीज़ें भी वो नहीं खर्च कर पा रही है। आज भी अगर हम देखने लगे तो एक तरफ से फसल की खरीद के अंदर कितनी दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है किसान को, बिक नहीं रही है जितनी बिकनी चाहिए, भिगो भिगो के ट्रालियों में वापस लेके चले गए। एक तरफ से तो चूहे खा रहे हैं, अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, और इधर से आप उनको दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं मात्र 5-4 किलो आटे के लिए। अगर आप खाने का भी उनको मुफ्त में नहीं जुटाएंगे कुछ महीने के लिए, आने वाले महीनों के लिए, तो जो भी कुछ वो कमा के जेब में लाएंगे वो भी उनका खाने में ही खर्च हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर
कोई भी किसी तरीके की बहाली अर्थव्यवस्था की होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें मुहैया करवाई जाएं और ये निश्चित तौर पर बताया जाना चाहिए कि क्या अर्थव्यवस्था के आंकड़े हमारे बनते हैं। ये हैं कुछ ऐसे पहलू जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी पता नहीं कुछ दिन के बाद 3 तारीख के बाद क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। यहाँ बीमारी से संबंधित आंकड़ों का भी कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं पर्याप्त। इसी पर मैं आना चाहता था कि ये तो भविष्य के गर्भ में कि 3 तारीख के बाद क्या होगा, लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि भारत सरकार जिस तरह से भारत में जनसंख्या है उस हिसाब से टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र ICMR जो कि एक एजेंसी है, भारत की सरकारी एजेंसी, उन्होंने रैपिड टेस्ट किट की मंगवाए चाइना से, एक कंपनी के थ्रू, वो उनमें भी बड़ा घोटाला आया, इसलिए उनको ये अब रद्द करना पड़ा वो ऑर्डर। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही सनसनीखेज बात सामने आई है और भ्रष्टाचार के बड़े भ्रष्टाचारों के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं और वो आज भी खड़े हैं। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि आप इस आपात स्थिति के अंदर भी अगर चीन की भी प्राइवेट कंपनियों से और यहाँ की भी प्राइवेट कंपनियों से ही खरीदारी करवाएंगे तो उसके अंदर भी अगर इस तरीके से 2.5 गुना या 3 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर टेस्ट के किट खरीदने की बात सामने आएगी, और वो भी सामने इसलिए आ गई कि एक निजी कंपनी ने जो खुद खरीदारी के अंदर अपना दिलचस्पी रखती थी वो दिल्ली के हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में ये चीज़ जो है वो भंडा फूटा है। तो ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है कि भाई बहुत ही हद दर्जे की संवेदनहीनता का ये मामला है। वैसे संवेदनहीनता तो पहले भी देखी जा चुकी है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ताबूत घोटाला हुआ था और इसी बीजेपी की सरकार थी। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि ये टेस्ट किटों में घोटाला नहीं करेंगे। नहीं, बात हैरानी की ही नहीं है। बात दरअसल सबसे ज़्यादा अफसोस का विषय ये है कि जो आम जनता में इस तरीके से जब होने लगती हैं चीज़ें तो सरकार की, प्रशासन की और पूरी की पूरी व्यवस्था में से विश्वास उठ जाता है। तो आम जनता का जब विश्वास इस तरीके से नहीं रहता और सूचनाएं उन तक वैसे नहीं पहुंच रही होती हैं और अब वो कहीं पे लामबंदी भी नहीं कर पा रहे हैं, ना वो जल से जुलूस प्रदर्शन सवाल उठा पा रहे हैं, ना कहीं असेंबली है, ना कहीं पार्लियामेंट है। तो ऐसी स्थिति में तो और भी ज़्यादा जवाबदेही शासन प्रशासन की बननी चाहिए और अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, इसको कोरोना से संघर्ष करने के सवाल के ऊपर भी घोटालों से जुड़ के जो बातें आ रही हैं, तो ये बहुत ही दुखदाई और दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है। ऐसी बात नहीं है कि इनका जवाब नहीं देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आम जनता जवाब मांगेगी। तो इस तरह संभलने की ज़रूरत है और जो जनता जो तवक्को करती है सरकार और प्रशासन से, वो किया जाना चाहिए उनको और भी ज़्यादा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूचना तंत्र बिल्कुल भी नहीं है और कुछ तो शासन प्रशासन वैसे ही आमतौर पर जनता से दूर होता है और अब ये कोरोना के संदर्भ में और भी ज़्यादा दूर चला जा रहा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केरल की सफलता के पीछे राज क्या है? सफलता के पीछे है जनता की हिस्सेदारी और वो पूरी की पूरी सरकार और सरकार का जो अमला और शासन प्रशासन है उसकी चुस्ती दुरुस्ती संवेदनशीलता, उससे ये संभव हो पाया है। आप कोई ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं ना कि केरल और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर एक महिला जो फंसी हुई है और उसको किसी ने मुख्यमंत्री का नंबर दे दिया, रात के 2 बजे वो फ़ोन कर रही है उस नंबर पे और मुख्यमंत्री खुद उसका जवाब दे रहे हैं फ़ोन को उठा के और फिर उनको उनकी समस्या का निदान करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। ये कोई एक उदाहरण की बात नहीं, एक रुख इसके दर्शा रहा है इसके प्रति। ऐसी अपेक्षा जो है
शासन प्रशासन से जनता कर रही है। और समय की भी दरकार और मांग यही है कि आप ऐसे पेश आएंगे तो आम जनता जो है वो उसके अंदर सहयोग करेगी मुकम्मल तौर पर। और अगर उसके अंदर ही विश्वास उठ जाएगा तो वो सहयोग किए जाने की जगहें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अभी अंत में लास्ट में सिर्फ 1 मिनट में हम आपका जवाब चाहेंगे कि सरकारों की जो तैयारियां रही हैं वो तो रही हैं, अब लॉकडाउन का 35वां 36वां दिन चल रहा है और अगर देखें तो केस बढ़ ही रहे हैं पहले से ज़्यादा, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पर कम है क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। तो आपकी नज़र में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे जो मरीज़ हैं उनकी भी शिनाख्त हो सके अच्छे तरीके से, और जो मजदूर वर्ग है जो भूखा है अपने अपने घरों में और जो को सड़कों पर है अपने घरों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है उनको तकलीफ़ न उठानी पड़े और ये बीमारी पर भी रोक लगे, तो आपके नज़र में क्या करना चाहिए? ये सही बात है कि जो गरीब आदमी है वो बीमारी के प्रति भी उसकी वल्नरेबिलिटी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो जो बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में वो रह नहीं पाती। ना पौष्टिकता मिल रही है उनको, बच्चों को भी नहीं मिल रही, बुजुर्गों को नहीं मिल रही है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। वरना आप ये देखिए कि कुल मिला के ये तो सबको पता है कि ये बाहर से आई है बीमारी, यहाँ तो नहीं थी। तो कुछ जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि किया दरअसल शुरू में तो ये जाना चाहिए था कि आने वाले लोगों के लॉकडाउन होते, उनको आप क्वारंटाइन करते जो बाहर से आ रहे हैं, इसके बजाय कि उनसे बचाने के लिए आम जनता को लॉकडाउन के अंदर बंद किया गया करोड़ों करोड़ लोगों को। परंतु अब उसके ऊपर बात करने का फ़ायदा नहीं, वो चीज़ तो चली गई। ये बात अलग है कि अब उस तरीके की विफलता को वो किसी न किसी के सिर के ऊपर मढ़ने के लिए अजीब अजीब तरह की बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बीमारी को भी वो मजहब के साथ जोड़ के अपने उस काम पे लगे हुए हैं जो ये किया करते हैं और पहले से कर रहे थे। परंतु आज भी अगर प्राथमिकता की बात है तो वो इसी से बात बनेगी कि अधिकतम तो टेस्ट हों, क्योंकि बिना लक्षणों के भी कोरोना की बीमारी मौजूद होती है। ये चीज़ सामने आई है कि ज़रूरी नहीं कि हर संक्रमित व्यक्ति के अंदर लक्षण प्रकट हों। तो दूरगामी तरीके से तो कुछ एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं कि उसके ऊपर कोई वैक्सीन बनेगी, कैसे होगा ये वायरस, क्योंकि नया अपने आप में उसका संस्करण है तो उसकी वैक्सीन बनेगी तभी उसका स्थायी समाधान होगा। लेकिन तब तक का जो सवाल है वो ये है कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक जाके ये टेस्ट किए जाएं। और जो लॉकडाउन है वो तो निश्चित तौर पर अब उसको जितना भी अच्छे ढंग से वो सफल हो जाए कि अगर उसको मान लो ढीला भी किया जाए तो इस तरीके से ढीला किया जाए कि उसकी कोई उसके अंदर जोखिम किसी तरीके का ना हो। परंतु एक सब कुछ अंधाधुंध ढंग से आप अगर एक ही बात जानते हैं कि बंद कर दो और बंद कर दो और कुछ उसके साथ जो जुड़ी हुई पहलू होते हैं, पक्ष होते हैं, उसके स्तर पे आप कुछ करें नहीं, जो कि व्यवहार में दिख रहा है कि आप पहले इस संबंध में जो बिना किसी को मौका दिए जो कर दिया गया वो सामने एक स्थिति है। और जो तमाम अन्य प्रबंध हो जाने चाहिए थे बहुत सारे तरीके के वो भी नहीं किए गए हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर एक प्राथमिकता के स्तर के ऊपर पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन है उसको सक्रियता के साथ अपनी तैयारियां करनी होंगी। अपनी प्रतिबद्धता जो है वो बिल्कुल एक युद्ध स्तर के ऊपर करने की ज़रूरत है और व्यवस्था की बहाली के लिए ज़रूर इस बात की रहेगी कि आम जनता के ऊपर ये बोझ आर्थिक अब और डाला ना जाए। जब आप कुछ लोगों के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जब आप
राहतें दे देते हैं, टैक्सों में छूट दे देते हैं, उनके कर्जे माफ़ कर देते हैं, और आम जनता आज जिस हालत में है उसके हित को आप ध्यान में ना रखें तो ये रुख ज़रूर बदलना पड़ेगा। और लोग निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि एक वैकल्पिक ढंग से इस व्यवस्था को देखें वो। और ऐसी बात नहीं है कि जनता के पास विकल्प नहीं है, वो भी अपने ढंग से अलग अलग चीज़ें समय आने पर अपनी तरफ से लेकर आएंगे सामने। तो ये थे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, गरीब मज़दूर हैं उनको राशन मुहैया करवाया जाए ताकि वो अपने घरों में रह सके। और क्योंकि लॉकडाउन का तभी पालन होगा जब लोग घरों में रहेंगे, और लोग घरों में तब रहेंगे जब उनके पेट में रोटी होगी। तो यही पर हम चर्चा को ख़त्म करते हैं। बने रहे निशाना के साथ। धन्यवाद।